देश और दुनिया की नजर आज टिकी हुई है चीन और ताइवान के बीच। देश दुनिया की नजर इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या एक बौखलाया हुआ चीन ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। पूरे विश्व की नजर इस बात पर है कि दूर बैठा अमेरिका क्या चीन को उकसा रहा है, क्या चीन इस उकसावे में ताइवान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगा। और फिलहाल जो चीन का मिजाज दिख रहा है वो बेहद आक्रामक है, क्योंकि 40-50 मिनट भी नहीं पहुंचे थे जब स्पीकर पेलोसी ताइवान में लैंड करती हैं। उसके बाद से ही चीन ने एक के बाद एक बयान देने शुरू किए और साफ कहा कि यह चीन की संप्रभुता पर सीधा वार के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें वादा किया था कि पेलोसी नहीं आएंगी, लेकिन वो वहां पर लैंड कर चुकी है। अब समझिए, अगर अमेरिका और चीन विश्व के पटल पर आमने सामने होते हैं तो इस पूरे इलाके के लिए इसके क्या मायने हैं। ताइवान दौरे पर पहुंची पेलोसी, दूसरी तरफ दुनिया के बीच लोकतंत्र निरंकुशता के बीच चुनाव की बात कह रही हैं। इस बात को याद रखिए कि अमेरिका और अमेरिकी सरकार, विदेश मंत्रालय अपने आप को पेलोसी के इस दौरे से अलग करने की भी कवायद में दिख रहा है। कह रहा है कि ये तो पेलोसी की निजी यात्रा है, लेकिन ये साफ संकेत है। चीन कह रहा है कि वो ऑफिशियल विजिट पर वहां पर पहुंची हैं, बतौर स्पीकर वहां पर गई हैं। ऐसे में वन चाइना पॉलिसी, जिस पर अमेरिका ने पहले ही हस्ताक्षर किए हैं, जिसको वो बार बार दोहराता है, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव सावंत हमारे सहयोगी यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए क्या मायने हैं। क्या ताइवान के साथ उलझकर चीन, अमेरिका से टकराकर चीन भारत के लिए एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें उसका सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे लिए अच्छा है, या फिर इस पूरे इलाके में जो अस्थिरता आएगी वो एक बड़ा संकेत लाएगी, क्योंकि विश्व अभी यूक्रेन की जंग को भूला नहीं है। यही आज तक के स्टूडियो में 1-2 दिन पहले तक एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि नहीं, रूस हमला नहीं करेगा, लेकिन रूस ने हमला कर दिया। क्या इस बार चीन को उकसाकर ताइवान के खिलाफ युद्ध की नौबत अमेरिका ला रहा है? इसी पर पूरे विश्व की नजर है। इस बीच आपको बता दें, नैन्सी पेलोसी ने कुछ ही देर पहले वहां पर यह बयान दिया है। लोकतंत्र और निरंकुशता, निजी तौर पर नैन्सी पेलोसी ताइवान के लोगों के साथ है। याद रखिए, अब से कुछ ही देर बाद न सिर्फ ताइवान के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होने वाली है, बल्कि जो मानवाधिकार क्षेत्र में वहां पर लोग काम करते हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। हम दोस्ती के लिए आए हैं ताइवान के साथ, ये कहना है नैन्सी पेलोसी का। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। मैं गौरव जल्दी से आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। ये संकेत क्या है जो चीन दे रहा है? पहले तो उसको डिकोड करते हैं। गीदड़ भभकी, बुलिंग जो उसका हमेशा का तरीका रहा है, पूरे इलाके में अपना दबदबा करना, बेतुके बयान देना, डराना, ड्रिल्स करना मिलिट्री के, या फिर वो सही में अटैक करने के मूड में है? एक अगला युद्ध इस वक्त पूरे विश्व के सामने है। गौरव, देखिए, इस समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, क्योंकि वो अपना अनप्रेसिडेंटेड तीसरा टेन्योर देखना चाहते हैं, और उस तीसरे टेन्योर के पहले वो एक बहुत ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में उभरना चाहते थे कि माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर चीन के राष्ट्रपति वही है। लेकिन ऐसी स्थिति इस समय नहीं हो पा रही है और बौखला गया है चीन नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा से पहले। हालांकि उसको अंदेशा था, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बता दिया था कि नैन्सी पेलोसी जाएंगी, लेकिन वो ये कह रहा है कि उन्हें आश्वासन मिला था। वो 2 घंटे 17 मिनट जब बातचीत हुई थी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, चीन का यह आकलन था कि वो नहीं जाएंगी, वो फिर भी आई। चीन बौखला गया है और इसीलिए ताइवान को अब घेर के एक बहुत जबरदस्त युद्धाभ्यास शुरू कर रहा है, जिसमें लाइव मिसाइल फायरिंग, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी फायरिंग और एम्फिबियस असॉल्ट की एक्सरसाइज शामिल है। जनरल दयाल, अगला सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि जब ये कहते हैं कि एक ताकतवर नेता के तौर पर शी जिनपिंग उभरना चाहते हैं, तो यही बात पुतिन के लिए भी है। अब सवाल यही है कि दुनिया के मन में, आम आदमी के मन में डर यही है कि जो यूक्रेन के साथ हुआ, क्या वो ताइवान के साथ होने वाला है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो यूक्रेन के साथ हुआ वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजिक सिचुएशन है, एक डिफरेंट, उसको दोनों को एक कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट वो है, और मैं नहीं समझता ठीक होगा।
यूक्रेन और रशिया का एक डिफरेंट बैलेंस ऑफ पावर था, यहाँ एक डिफरेंस बैलेंस ऑफ पावर है। यूक्रेन में अमेरिका के वो इंटरेस्ट नहीं थे जो अमेरिका के ताइवान में इंटरेस्ट है। अगर ताइवान कल चाइना अगर ताइवान को जबरदस्ती कब्जा लेता है तो फिर ये ताइवान पर नहीं रुकता, फिर कंप्लीट एशिया पैसिफिक, कंप्लीट इंडो पैसिफिक, कंप्लीट जो 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 रिंग है यहाँ पे साउथ चाइना सी में, वो कंप्लीट डिस्टेबलाइज हो जाता है। और ये लड़ाई जाके वहीं रुकती है जहां से जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के साथ शुरू की थी, ये यहाँ नहीं रुकेगी। हाँ। तो ऐसे में मैं नहीं समझता। देखिए, ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे, चाइना की जो स्ट्रैटेजी है उसके तहत चाइना काम कर रहा है। शी जिनपिंग को इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ता। ये वो तानाशाह हैं जिनको अपने देश में कैसे तीसरी बार राष्ट्रपति बनना है, क्या करना है, वो सब उनकी प्लान्ड है। उसमें कोई ज्यादा पब्लिक ओपिनियन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो ड्रिल्स करेगा, पूरे के पूरे ताइवान स्ट्रेट को ब्लॉक रखेगा, कुछ इकोनॉमिक ब्लॉकेजेस करेगा, ये ड्रिल्स करता रहेगा, ताइवान को स्केयर करेगा। लेकिन मैं दाद देता हूं अमेरिका की, मैं दाद देता हूं उनकी स्पीकर की कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। चाइना का हौसला वहीं से बढ़ने लगा 1980s में, जब से अमेरिका ने कहा चाइना वन पॉलिसी, चाइना पर जब से अमेरिका बार बार बोलने लगा, चाइना के हौसले बुलंद हो गए। वरना 62 वॉर के बाद अगर आप देखें ग्लोबली, चाइना वाज मार्जिनलाइज्ड। चाइना ने जो भी कुछ किया, हमारे साथ भी 67 में, हमारे साथ भी 87 में, उसको करारी मुंह की खानी पड़ी। ये चाइना की पूरी एक्सपेंस, अमेरिका ने कुछ सोचा था उसको इकोनॉमिकली यूज करने की, जैसे कॉलोनाइजेशन को यूज किया था ना, जैसे स्लेवरी को यूज किया था, तो उस पूरे के पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं चाइना उभर गया। और चाइना की ये जो आज के दिन जो स्टांस है, मैं नहीं समझता इससे कोई डिस्टेबलाइजेशन आएगी, कोई बड़ी लड़ाई निकलेगी। देखिए, हमने यूक्रेन के टाइम पे भी, वो अंजना आपके सामने कहा था कि एक बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। रशिया करेगा, रशिया की स्ट्रैटेजी 2002 से एक स्ट्रैटेजी अनफोल्ड हो रही थी जिसको प्रिपेयर करके कर रहे थे। लेकिन ताइवान में अब तक ऐसा कुछ नहीं, 70 साल से ऐसे ही करता रहा है चाइना। लेकिन चाइना ने कभी जरूरत नहीं की कि वो ताइवान पे अटैक करे। ताइवान की जो ताइवान की कंप्लीट टेरेन है, ताइवान की जो स्ट्रैटेजी है, डिफेंस प्रिपरेशन है, वो डिफरेंट लेवल की है और इसके बड़े सीरियस परिणाम होंगे। और क्यों चाहेगा चाइना ऐसा करना? चाइना को अपना इकोनॉमिक ग्रोथ है ना। अगर कल ऐसा होता है, आपने एक सवाल पूछा था, अगर कल ऐसा होता है तो भारत को तो बहुत फायदा है। इसका मतलब चाइना की जो इकोनॉमिक है, चाइना की जो कंप्लीट इस एरिया के थ्रू जो ट्रेड है, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर असर तो पड़ेगा ना, चाइना की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, जो चाइना नहीं चाहता इस टाइम पे, और उसका भारत फायदा उठा सकता है। मेरा मानना अपना ही। ठीक है, मेजर जनरल AK सिवात साहब हमारे साथ जुड़ गए। जनरल साहब, आपकी क्या राय है? क्या युद्ध की नौबत आ सकती है? मुझे नहीं लगता कि युद्ध की नौबत आ सकती है, क्योंकि उसकी वजह है। देखो, सच्चाई ये है कि जो नैन्सी, सर एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आज जैसे जैसे खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, रूस ने चीन के लिए समर्थन जाहिर कर दिया है। जिस खबर का अंदेशा था बीते दिन से, याद रखिए, अभी तो रूस चीन भाई भाई, चाहे वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग हो या फिर चीन की ताइवान को लेकर पॉलिसी हो, दोनों एक दूसरे के समर्थन के लिए हाथ मिला ही लेते हैं। चीन के रुख का रूस ने समर्थन कर दिया है। इस पर भी आपका कमेंट सिवात साहब। चीन को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, ये रूस कह रहा है। अमेरिका ने जो किया है उसको भांपते हुए और अमेरिका के खिलाफ जिस तरह से रूस ने यूक्रेन जंग के वक्त सब कुछ कहा था, उसे जिम्मेदार ठहराया था, वही आज पॉलिसी चाइना की है। ऐसे में दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अंजना, इसमें कोई शक नहीं। एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। तो रूस और चीन का गठबंधन तो अब चलेगा। और इसमें सच्चाई है, जब रूस यूक्रेन लड़ाई हुई तो चीन रूस के साथ खड़ा हुआ था, और अब चीन भी रूस के साथ खड़ा हुआ था, तो अब रूस भी चीन के साथ खड़ा हुआ है। इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या लड़ाई हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि लड़ाई होने की नौबत आएगी। उसकी वजह है कि जो अमेरिका ने किया है, आप देखें 1979 का जो ताइवान एग्रीमेंट जो जिम कार्टर के टाइम में साइन हुआ था, उसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा हुआ है कि ताइवान जो है एक प्रकार से डेमोक्रेटिक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और हम यूनिलैटरली किसी को स्टेटस को चेंज नहीं करने देंगे। वन चाइना पॉलिसी माना, मगर उसके अलावा उन्होंने ये बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला था कि ये अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है इस बात से? हाँ, अमेरिका की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ताइवान को एक डेमोक्रेटिक नेशन रखने की,
वो बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है नैन्सी पेलोसी ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। याद रखो 1991 में भी वो आई थी टिनमेन स्क्वायर में और उन्होंने एक व्हाइट एंड ब्लैक फ्लैग लगाया था जिसमें बाईपार्टिजन डेलीगेशन लेके गई थी। उस टाइम भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की कि वी आर विद द फ्रीडम ऑफ एंड डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन। सो वो बोल्ड इनफ है और मुझे लगता है ये जो कार्रवाई की है ये काबिल तारीफ है। जो अमेरिका की डेलीगेशन नैन्सी पेलोसी की जो कि स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो आई हैं और 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट दर्शा रही है। एक तो कहीं ना कहीं डेंट तो लगा है शी जिनपिंग की इमेज को, जो दादाशाही और विस्तार गतिविधियां वो कर रहा था उसमें थोड़ा सा तो डर जो था छोटे छोटे देशों को, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, उनको अभी हौसला बनेगा। उनको लगेगा कि अमेरिका बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, जिस प्रकार से वो ताइवान के साथ अभी खड़ा हुआ है, तो इनको भी थोड़ी सी एक प्रकार से सहानुभूति के साथ साथ इनको भी एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगी जापान को, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को, जो वो ये सोच रहे थे कि ऐसा ना हो जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन को छोड़ दिया या अफगानिस्तान से निकल के आया, कहीं ऐसा यहाँ पर नहीं हो। मगर जिस प्रकार से नैन्सी पेलोसी गई हैं एज ए स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेशन को लेके, मुझे लगता है कि एक बिल्कुल सारा का सारा गेम चेंज हो गया है। और अब शी जिनपिंग जो है वो कुछ ऐसा करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो नवंबर से पहले उनकी अपनी छवि को ठीक करे, क्योंकि सच्चाई है इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, इकोनॉमी रूस की अच्छा नहीं करी, युआन गिरता जा रहा है। और ऐसे में अगर ये ताइवान के अंदर नैन्सी पेलोसी आ गई, इसके बावजूद कि चीन जो है गीदड़ भभकियां दे रहा था, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो एक ओरा बनाया था चीन ने उसको डेंट हुआ है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें समझनी चाहिए। मगर क्या नौबत आ सकती है युद्ध की? वो नहीं, क्योंकि युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो अमेरिका को भी पता, चीन को भी। और चीन को ये मालूम है अगर युद्ध होता है। क्या ये आप भी इसको अमेरिका का ब्रवाडो मानते हैं कि ऐसे वक्त पर उन्होंने, जब चीन पूरी तरह से ध्वस्त दिख रहा है, उसके बैंकों की हालत पूरे विश्व के सामने है, इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से वो कहां धरातल की तरफ बढ़ रहा है, इस जगह को इनकैश अमेरिका क्या रहा है? क्योंकि अयमन अल जवाहिरी जो खूंखार आतंकी सरगना है, उसके मारे जाने के 2 दिन बाद डिक्लेयर होता है कि हम 2 दिन तक कंफर्म कर रहे थे कि वही मरा है कि नहीं मरा है। जिस दिन पेलोसी को पहुंचना है उसी दिन ये क्या घेरने की कोशिश है? अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका इस समय एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहा है। और ऐसा जो अमेरिका भी 2 तरह से बोल रहा है कि जो बाइडेन बोल रहे हैं कि सेना कह रही है नहीं जाना चाहिए और नैन्सी पेलोसी कह रही है जाना चाहिए। आप ये देखिए, दोनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं, दोनों डेमोक्रेट्स हैं। अमेरिका में भी मिड टर्म चुनाव है। नैन्सी पेलोसी एक बहुत स्ट्रांग लीडर के रूप में उभर रही है। जो बाइडेन ने अयमन अल जवाहिरी की मृत्यु की बात जो अभी की, इससे जो बाइडेन उनका जो डाउन जा रहा था पूरा का पूरा उनका सिस्टम, वो भी उसको अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका बहुत सीधे तौर पर यहां एक बड़ा स्ट्रेटेजिक खेल खेल रहा है। नैन्सी पेलोसी ने सीधा वार किया है चाइना पर, न केवल ताइवान को लेकर। 3 चीजें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण की है। 1, ताइवान प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र को सशक्त बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे। 2, तिब्बत में चीन ने जो किया, हांगकांग में चीन ने जो किया, वो बहुत गलत है। 1 नेशन और 2 सिस्टम्स हांगकांग की बात करता था चीन, उसे कूड़े में डाल दिया। ये नैन्सी पेलोसी ने कहा है, ये बहुत बड़ा बयान है। 3, वीगर मुसलमानों के साथ शिनजियांग में जो चीन कर रहा है, या तिब्बत की जिस तरह से संस्कृति को खत्म कर रहा है, धर्म को खत्म कर रहा है, यह बहुत बड़ा वार नैन्सी पेलोसी का चीन के हर ओर है। और ऐसे में नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना एक संकेत है कि प्रजातंत्र को सशक्त किया जा रहा है। और यह प्रजातंत्र केवल ताइवान नहीं, पूरे क्षेत्र में प्रजातंत्र को विस्तारवादी देशों के खिलाफ लेकिन गौरव, वहां से शुरू कर रही हूं जहां से आपने शुरुआत की थी कि जो अमेरिका में तो रेटिंग्स कहते हैं जब चुनाव के लिए तैयार, पता नहीं चीन जैसे तानाशाही वाले देश में इसे क्या कहा जाता है, लेकिन उनकी लोकप्रियता में एक गिरावट थी। अब ऐसे जब वो घिरेंगे तो एक तानाशाह का दिमाग कैसे काम करेगा, उसकी भी तो गारंटी ना आप दे सकते हैं ना कोई दूसरा मुल्क दे सकता है। बिल्कुल, अगर कोई स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन यहां पर हो जाए, यानी जो विमान, जो जहाज, जो पनडुब्बियां, जो मिसाइल फायरिंग की बात कर रहा है चीन इस समय,
अगर उससे कुछ कोई स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हो गया या कुछ गलत हथियार चल गया, ADIZ को, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट कर रहे हैं। बीती रात 21 विमानों ने एक साथ, चीन के 21 विमान जिसमें J-11 फाइटर्स भी थे, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी थे, एडवांस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के विमान, वो सब ADIZ में घुसे ताइवान के। अगर वो एयर स्पेस में घुस आते हैं, कोई रिटेलिएटरी एक्शन हो जाता है, तो एकाएक ये बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, चीन की एक गीदड़ भपकी भर है। हालांकि आर्थिक प्रतिबंध उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। अगला सवाल, अगर आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली मिसफायर हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली वो जानबूझकर कुछ जगहों पर हमला करे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर हमला करे, क्योंकि ऐसा अगर कर देता है तब क्या नौबत होगी? तब यह स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका अब तक एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की बात करता था कि अमेरिका की असल नीति है क्या ताइवान के प्रति। क्या वो केवल अपने हथियार देगा जिस तरह यूक्रेन में उसने हथियार दिए, क्योंकि जो पूरी सुरक्षा ताइवान की है वो अमेरिकी हथियारों के बदौलत है, या तो पेट्रियट सिस्टम्स है या F-16s है। क्या वो केवल हथियार देगा या बूट्स ऑन ग्राउंड्स क्या करेगा?